हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 के आज अपन अंतिम थ्योरेटिकल टॉपिक में हैं और ये जो टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप आज की इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज का अपना जो टॉपिक है वो है अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण का अगर अपन अर्थ निकालने का प्रयास करें तो अन्योन्य का मतलब है अन्य की सहायता से प्रेरण, यानी किसी दूसरी कुंडली की सहायता से प्रेरण होना। कल के वीडियो में स्व प्रेरण अपन ने पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से उस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद में यदि आप आज की इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो दोनों टॉपिक आप एक साथ क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास पहले एक कोई कुंडली दे रखी है। इस कुंडली को मैं प्राइमरी कुंडली कहूँगा, प्राइमरी कोइल कहूँगा, प्राथमिक कुंडली, जिसे मैं पी से प्रदर्शित करता हूँ। और इसी कुंडली के पास में एक कोई दूसरी कुंडली रखी गई है जिसे अपन द्वितीयक कुंडली कहते हैं और इसे अपन एस से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पहले इस कुंडली में किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, क्योंकि इसका जो स्विच है वो ऑफ है, ओपन है। और जैसे ही आप इसके स्विच को ऑन करेंगे तो इस प्राथमिक कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित शुरू होगी। तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो इसके धनावेश से ऋणावेश की तरफ गति करेगी। आपने कल के वीडियो में पढ़ा था कि जब इस कुंडली के अंदर धारा का मान बढ़ेगा तो इसी कुंडली के अंदर स्व प्रेरण उत्पन्न होगा, जिसको अपन विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। परंतु इस कुंडली के पास में रखी ये जो दूसरी कुंडली है, अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, ये जो आप लोगों को यहाँ पे कुंडली नजर आ रही है, धीरे धीरे इस प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस तरह से दूर से होकर के गुजर करके आएंगी। और जैसे जैसे इस प्राथमिक कुंडली में करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस दूसरी कुंडली में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। और जब इसकी बल रेखाओं में वृद्धि हो रही है यानी चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, तो फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और यदि परिपथ आपका क्लोज्ड लूप में है तो इसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होगी। और ये जो दूसरी कुंडली आपको नजर आ रही है, इसमें यहाँ पे केवल मात्र एक धारा मापी लगा हुआ है। तो केवल धारामापी जुड़ा होने पर तो कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और आप देखेंगे कि जैसे ही इस प्राथमिक कुंडली के स्विच को ऑन किया जाएगा, इस धारामापी में विक्षेप आ जाता है। और इस दूसरी कुंडली में ये जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो अब सीधा सीधा इसका अर्थ मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और परिणाम स्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। ये जो घटना है, इस घटना को अपन अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यानी इस कुंडली में धारा उत्पन्न होने की कोई वजह ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसमें तो कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई है। तो इसमें करंट केवल मात्र अन्योन्य प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। और ये जो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है, इसका जो मुख्य उपयोग है वो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। कक्षा 10 के अंदर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा, जिसमें एक तरफ प्राथमिक कुंडली और एक तरफ द्वितीयक कुंडली होती है। इसी चैप्टर में अपन ने भंवर धाराओं का टॉपिक पढ़ा था। आपने कक्षा 10 में ट्रांसफार्मर के टॉपिक में पढ़ा है कि बहुत सारी पतली पतली नरम लोहे की बनी हुई पट्टियों से मिलकर के ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाया जाता है। तो वो पतली पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि उसकी वजह से भंवर धाराओं को अपन कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले अब इस अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन लिखेंगे।
आप यहाँ पे देखेंगे कि जब इसमें करंट प्रवाहित होगा, प्राथमिक कुंडली में करंट प्रवाहित होगा, यानी आप स्विच को ऑन करेंगे तो इस दूसरी कुंडली के अंदर भी धारा प्रवाहित हो जाएगी और इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ये गैल्वेनोमीटर के विक्षेप को प्रदर्शित करता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे दो तरह के डायग्राम बनाए गए हैं। पहली बार स्विच को ऑन करना और दूसरी बार स्विच को ऑफ करना। केवल दो ही स्थितियों में इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। कौन कौन से? एक बार तो जब आप प्राथमिक कुंडली के स्विच को ऑन करेंगे और दूसरी बार जब आप इसके स्विच को ऑफ करेंगे। एक बार जब इस प्राथमिक कुंडली में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित निश्चित हो गई, फिक्स हो गई, तो इसके अंदर से गुजरने वाली बल रेखाएं भी फिक्स हो जाएंगी। इसके फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें भी प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। केवल इस दूसरी कुंडली में दो ही स्थितियों में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। एक बार प्राथमिक कुंडली को ऑन करने पर और दूसरी बार प्राथमिक कुंडली के इस स्विच को ऑफ करने पर। परंतु एक ध्यान देने योग्य बात जो है वो यह है कि दोनों ही स्थितियों में ये जो द्वितीय कुंडली है इसके अंदर प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशाएं विपरीत रहती हैं। कैसे विपरीत है? पूरे टॉपिक को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले अपन अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा में अपन ने यहां पे लिखा है कि जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। ये जो पहली कुंडली है इसके विद्युत धारा में परिवर्तन, और इसकी विद्युत धारा में परिवर्तन केवल दो ही स्थितियों में होता है। जब आप स्विच को ऑन करेंगी तो धारा धीरे धीरे बढ़ेगी और स्विच को ऑफ करेंगी तो धारा का मान घटेगा। यानी प्राथमिक कुंडली में जब विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप रखी दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ये जो दूसरी कुंडली है इस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है और यदि ये लूप बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और उसको इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा देखा जा सकता है। तो इस दूसरी कुंडली में ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है, इस घटना को, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आसान सी परिभाषा है। केवल आप इसकी हेडिंग को देख करके ये परिभाषा लिख सकते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल आप लोगों के दिमाग में ये तैयार होना चाहिए। इसका जो उपयोग है वो आपको मुख्य रूप से याद करना है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि ये जो द्वितीय कुंडली है इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 211 के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है उसका जो पहला डायग्राम कुंजी को ऑन करने का दे रखा है उसके अंदर सेकेंडरी कुंडली में जो करंट की डायरेक्शन है वो गलत दिखा रखी है। आप इसको समझने का प्रयास इस तरह से करें। आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि लेंज का नियम ये कहता है कि उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। यानी कि जब इस प्राथमिक परिपथ में धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा तो इस द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। यानी कि वो इस प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के विपरीत दिशा में होती है। तो विपरीत दिशा को यदि मैं लिखूं तो Z से Y में और Y से X की डायरेक्शन में, ये जो करंट की डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो इसके लिए अपने यहाँ पे लिखा है कि नोट कुंडली P के स्विच को दबाकर जब ऑन किया जाता है, ऑन करने पर कुंडली S में यानी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है वो Z से Y और Y से X दिशा में है। ये अपनी उत्पत्ति के कारण के विरोध के स्वरूप है। क्लियर है? और जब आप दूसरी स्थिति में इस प्राथमिक कुंडली के स्विच को ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे इसके धारा के मान में क्या होगी? कमी होगी। और द्वितीय कुंडली ये कहती है कि धारा के मान में ये कमी होनी नहीं चाहिए। तो द्वितीय कुंडली उस धारा की कमी को पूरा करने के लिए उसी दिशा में धारा प्रवाहित करती है। आपको इस बात को फील करना है, महसूस करना है कि प्राथमिक कुंडली में जब स्विच ऑन किया जाएगा तब ये इसके विरोध स्वरूप विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेगी और जब इस प्राथमिक कुंडली के स्विच को
ऑफ किया जाएगा तो इसमें धारा के मान में कमी होने के कारण प्रेरित जो धारा होगी द्वितीय कुंडली की वो उस कमी को पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट करेगी और उसी दिशा में धारा प्रवाहित करेगी। तो जब दूसरी स्थिति में जब आप इस स्विच के को ऑफ करेंगे तो द्वितीय कुंडली में जो करंट की डायरेक्शन है वो आपकी एक्स से वाई में और वाई से जेड दिशा में हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट के स्वरूप में लिखा है कि कुंडली पी के स्विच को जब ऑफ करेंगे तो कुंडली एस में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा है उसकी दिशा एक्स वाई जेड होती है, एक्स वाई जेड होती है। तो इस तरह से अपन केवल अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा को और प्रेरित धारा की दिशा को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। नीट परीक्षा 2020 में अभी जो आपकी 13 तारीख को नीट एग्जाम हुआ था उसमें इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है वो आपसे पूछा गया था। आप नीट के पेपर को देख करके इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि अन्योन्य प्रेरण की जो परिभाषा है वो समझना आसान है, परंतु द्वितीयक कुंडली में जो उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा है उसको आपको बेहद तरीके से समझना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो दूसरा टॉपिक है वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो दूसरे के अंदर अपन ने कुछ इस तरह से लिखा है कि कुंडली पी के स्विच को ऑफ करने पर कुंडली एस में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाह जो विद्युत धारा है उसकी दिशा एक्स वाई जेड होती है। तो अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करेंगे और अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं और इसी टॉपिक के अंदर अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको अपन समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मतलब समझने के लिए आप पहले अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से इसको कनेक्ट करेंगे। अपन ने पढ़ा कि दूसरी कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें वृद्धि किसकी वजह से हो रही है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की वजह से। यानी अपन ये कह सकते हैं कि दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये बात अपन अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहीं से अपन अपना स्टेटमेंट शुरू करते हैं और अपन ने यहाँ पे लिखा है कि द्वितीयक कुंडली से संबंधित फ्लक्स का मान, उसको अपन फाई एस लिखेंगे, एस फॉर सेकेंडरी। द्वितीयक कुंडली से संबंधित फ्लक्स का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, प्राथमिक कुंडली की धारा को क्या लिखेंगे? आईपी लिखेंगे, के समानुपाती होता है। सिंपल सी कहानी है। द्वितीय कुंडली का जो फ्लक्स है वो प्राथमिक कुंडली वाली धारा के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड भी कैसे? समानुपाती होता है। तो इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को अपन ने मैथमेटिकल रूप से लिखा है फाई एस इज प्रोपोर्शनल टू आई पी। और आप जानते हैं कि अब अपन समानुपाती का जब यहाँ से निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट अपने पास यहाँ पे अप्लाई होगा और उसी कांस्टेंट को अपन अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह देंगे। तो चलिए यहाँ से अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और समानुपाती का चिन्ह हटाने पर अपन ने कांस्टेंट कैपिटल एम अप्लाई किया है, एम फॉर म्यूचुअल। ठीक है, तो फाई एस इज इक्वल्स टू एम आई पी। और यदि आप m का मान निकालना चाहते हैं तो ip को आप इधर डिवाइड में ले जाएं। तो फ्लक्स अपॉन धारा, यही तो अपने पास स्वप्रेरण में आया था, फ्लक्स अपॉन धारा। तो चाहे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह दें चाहे स्वप्रेरण गुणांक कह दें, दोनों का मात्रक हमेशा क्या रहेगा? हेनरी रहेगा, या फिर आप इसे वेबर अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये अपने को अन्योन्य प्रेरण गुणांक के अंदर लिखना है। और अब अपन यदि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में जो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है, संबंधित फ्लक्स है, उसका मान डायरेक्टली m के बराबर हो जाएगा और m अपना अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। तो ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले में IP की वैल्यू अपन 1 एम्पियर करेंगे और इसकी परिभाषा को लिखते हैं। चलिए कैसे लिखते हैं? अपन ने यहाँ पे लिखा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित करें, एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर
द्वितीयक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स जो है, प्राथमिक कुंडली में आप 1 एम्पियर करेंगे तो फाई एस का मान एम के बराबर हो जाएगा। द्वितीयक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले के आधार पर अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे। और अब अपने पास एक बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि इस अन्योन्य प्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से बिंदु हैं वो इस अन्योन्य प्रेरण गुणांक को इफेक्ट करेंगे। तो जो अपन ने स्व प्रेरण में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से अपन अन्योन्य प्रेरण में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अपन लिखते हैं कुंडलियों का जो क्षेत्रफल है। यहाँ पे दोनों कुंडलियों का क्षेत्रफल प्रभावी है। दूसरा, कुंडलियों के अंदर जो फेरों की संख्या है, प्राथमिक कुंडली में भी और दूसरी कुंडली में भी, दोनों कुंडलियों में जो फेरों की संख्या है वो इस अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है उसका डेरिवेशन अपन इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो है दोनों कुंडलियों के बीच का माध्यम, जो परावैद्युत पदार्थ आप भरेंगे वो भी इनके अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करना है। तो इस कारक वाले टॉपिक को भी आप सेपरेट लिखेंगे और तीनों लॉजिक को 3 अलग अलग लाइनों में लिख करके याद करेंगे। क्लियर है? आप स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स लिख लें। अब अपन पढ़ते हैं दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं, एक आपके पास ये एक प्राथमिक कुंडली है और इस प्राथमिक कुंडली के ठीक ऊपर लपेटते हुए एक द्वितीय कुंडली लगाई गई है और दोनों ही कुंडलियों का जो एक्स है वो बिल्कुल एक ही एक्स के ऊपर रखी गई हैं। ये इसकी सबसे मुख्य शर्त है। यदि दोनों परिनालिकाओं की एक्स अलग अलग हो जाएगी तो फिर अपन ये वाला फंडामेंटल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब अपन अन्योन्य प्रेरण का जो टॉपिक पढ़ के आए हैं उसके अनुसार अपन यहाँ पे प्रयोग करेंगे। सबसे पहले दोनों परिनालिकाओं का जो एक्स समान है, दोनों में फेरों की संख्या, प्राथमिक जो कुंडली है उसके लिए अपन N1 लिखेंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को N2 लिखेंगे। दोनों ही कुंडलियां हैं, इनकी लंबाइयां समान है और दोनों ही कुंडलियों का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी लगभग समान है। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे कि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करेंगे और जब I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली के अंदर, ये एक परिनालिका ही तो है, तो परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पे अपन लिखेंगे और प्राथमिक कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वजह से इस द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में उत्पत्ति होगी, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो अब अपन पहले इनके बारे में एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है, माना दो समाक्षीय कुंडलियाँ P व Q हैं जिनमें फेरों की संख्याएं क्रमशः N1 व N2 है। कुंडलियों की जो लंबाई है वो L एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। दोनों में लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो दोनों का सेम है। ठीक है? अब अपन क्या करेंगे कि कुंडली P में जब I1 विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, I1 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसमें? पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो B1 का फॉर्मूला आप जानते हैं सर, म्यू नॉट प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इंटू इसमें प्रवाहित होने वाला करंट, और स्मॉल n को अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n को लिख सकते हैं इसमें फेरों की संख्या बटा इसकी टोटल लंबाई, और इनटू में क्या लिख देंगे अपन? I1 लिख देंगे। तो ये अपन इक्वेशन, ये जो डेरिवेशन है वो चैप्टर नंबर 7 में अपन अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसकी बात अपन लिखेंगे, जिससे दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स टोटल चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे। एक फेरे के लिए जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसको अपन फाई से लिखते हैं दूसरी कुंडली के लिए, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2 है। तो
तो एक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स है वो अपन ने φ2 लिखा है। पहले आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स लिख लें, फिर अपन थोड़ा आगे चलते हैं। तो अब अपन लिखेंगे कि दूसरी कुंडली का जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप डायरेक्ट इसको φ2 नहीं लिखना है, अपने को दूसरी कुंडली का टोटल चुंबकीय फ्लक्स लिखना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो N2 की जगह तो आपके पास N2 रह गया, और φ2 का मतलब क्या होता है, φ बराबर होता है सर BA cos थीटा। B कहाँ से आएगा, पहले वाली कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। एरिया किसका आएगा, दोनों ही कुंडलियों का एरिया आप समान मान करके चल रहे हैं, और कोस थीटा एरिया का और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की डायरेक्शन समान होने के कारण थीटा 0 और कोस 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पे अपने पास φ2 की जगह अपन B1A लिखेंगे। क्यों, फ्लक्स दूसरी कुंडली में है, फॉर्मूला BA होता है, लेकिन B आएगा कहां से, पहली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आएगा। क्लियर है। अब अपन मैं N2 को तो N2 लिखता हूं, और B की वैल्यू है वो ऊपर वाली इक्वेशन से उठाता हूं। तो म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, और इसको A से और लिखना है, A से इसको और मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पास टोटल चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लिख देंगे अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से। तो अन्योन्य प्रेरण क्या कहता है, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से क्या कहता है अन्योन्य प्रेरण। देखिए, अभी इसी वीडियो में आप अन्योन्य प्रेरण को पढ़ के आए हैं। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा कहती है M बराबर टोटल चुंबकीय फ्लक्स। तो हालांकि अपन इसको φ से लिखते थे, लेकिन ये तो एक फेरे के लिए है, आपने पूरी परिनालिका के लिए लिखा है। तो इसका जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है इसको अपन N2 φ2 लिख करके आए हैं, और बटा में क्या करना होगा, करंट की वैल्यू, किसका करंट, प्राथमिक कुंडली का जो करंट है I1 से अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो N2 φ2 की वैल्यू आपके पास ऊपर है, यहाँ पे आपको N2 दोबारा और मत लगा देना, आपने ये जो पूरी वैल्यू है वो N2 φ2 की ही दे रखी है यहाँ पर, तो N2 दोबारा नहीं लगाना। तो इसको मैं लिखूंगा, तो पहले मैं म्यू नॉट लिखूँ, फिर N1 और N2 दोनों को एक जगह इकट्ठा लिख देता हूँ। तो N1 N2, I1 है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे इसका एरिया हो जाएगा, और बटा में क्या चल रहा है, इसके लंबाई चल रही है। तो अन्योन्य प्रेरण का जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन L आ जाएगा, और एरिया की जगह यदि आपको परिनालिका की त्रिज्या दे रखी है तो अपन उसको पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से दो समाक्षीय कुंडलियों के लिए जो अन्योन्य प्रेरण का डेरिवेशन आता है, जो व्यंजक व्युत्पन्न होता है, वो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझते हुए डिराइव करना है, और उसके बाद में इसको याद कर लेना, ताकि अपन आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अपन इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से अपना जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो इसका अंतिम टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके बाद में अपन अगले वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं और आंकिक प्रश्न हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। ठीक है, चलिए अब अपन इस चैप्टर का जो उदाहरण नंबर 14 दे रखा है पेज नंबर 212 पर, उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदाहरण संख्या 14 आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नीचे दिए गए चित्र में यदि परिपथ में किसी क्षण धारा I बराबर 5 एम्पियर है, यानी इसमें बहने वाला करंट है वो 5 एम्पियर है, तथा 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करंट कितना दे रखा है, ये 5 एम्पियर दे रखा है, और करंट के घटने की दर, घटने का मतलब है माइनस लगाएंगे, और घटने की दर यानी करंट में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, डी अपॉन डी टी है वो आपको 3 एम्पियर प्रति सेकंड दे रखा है माइनस में। क्लियर है। तो वी बी माइनस वी ए ज्ञात करो, यानी उच्च विभव है वो बी पे माना गया है और निम्न विभव है वो ए पे माना गया है, और इन दोनों का डिफरेंस है वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है।
तो डिफरेंस कैलकुलेट करने का मतलब है कि इसके बीच में जितनी वोल्टताएं हैं उन सबको आप जोड़ दें। ठीक है, अब वोल्टेज कहाँ से होगा? ये जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर तो वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता, प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कैसे निकालेंगे आप? प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता कैसे निकालेंगे बताइए? किसका नियम लगाएंगे? सर ओम का नियम लगा दें। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, आई का मान 5 एम्पियर, आर का मान 1 ओम, तो ये आपके पास 5 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करते हैं बैटरी। तो सेल की जो वोल्टता है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो सेल की वोल्टता, सेल की वोल्टता आपके पास कितनी दे रखी है? 15 वोल्ट। इसके बाद में एक आपको कुंडली दे रखी है। तो कुंडली है उसके सिरों पर वोल्टता कहाँ से आएगी? जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो स्व प्रेरण की वजह से इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुंडली में, या आप इसको कुंडली कह सकते हैं या परिनालिका कह सकते हैं। कुंडली में स्व प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ लिख देता हूं मैं। क्लियर है? तो ये जो ईएमएफ है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो एल लिख दें और माइनस जो है उसको मैं अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दूं, डी आई अपॉन डी टी, दोनों का रिजल्ट यही तो आने वाला है। ठीक है सर, अब एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू आपको डायग्राम में दे रखी है 5 मिली हेनरी, और 5 मिली हेनरी का अर्थ होता है आपके पास कितना बताइए? देखें 5 मिली हेनरी का, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, और माइनस डी आई अपॉन डी टी का मान आपने यहाँ पे 10 की पावर 3 कह रखा है, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, और टोटल मिला करके माइनस प्लस पावर कैंसिल हो जाएगी और तो 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास 3 तरह की वोल्टता आ गई। एक प्रतिरोध पे वोल्टता आ गई, एक सेल पे वोल्टता आ गई, और एक कुंडली में वोल्टता आ गई। लेकिन इन तीनों वोल्टताओं में से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रतिरोध होता है इसके सिरे पर जो वोल्टता है उसे अपन वोल्टता पतन कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो जितना भी वोल्टेज आपको लेना है उसमें से प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होगी उसको अपने को नेगेटिव लेकर के चलना है। ठीक है, इसलिए VB माइनस VA, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो पहले अपने पास जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर वोल्टेज को मैं -5 लिखूंगा, उसके बाद में बैटरी को 15 लिखूंगा, और प्रेरकत्व की वजह से 5 आ जाएगा। -4 + 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास टोटल आंसर जो बचेगा वो 15 वोल्ट रह जाएगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ करके इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। तीनों तरह के वोल्टेज हैं, उनमें से जो प्रतिरोध का वोल्टेज है वो वोल्टता पतन के रूप में माइनस में चला जाएगा। अब अपन बहुत आसानी से इन तीनों को जोड़ करके इसका उत्तर है वो निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको उसका उत्तर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ भी आप इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।